हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सूचेंगे एक अलग ही दुनिया में होती है। कोई उसे मारने के लिए आ रहा होता है और वो उसे बचकर भाग रही होती है। तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसे एक खरोच तक नहीं आती। तभी वहाँ पर उसके सपनों का राजकुमार आ जाता है। वो उस हमलावर को देखकर उससे फाइट कर रहा होता है। सोचिंग देखती है वो बंदा उसे मारने वाला है तो वो बीच में आ जाती है और जैसे ही उसे चाकू लगता है तो उसका ये सपना टूट जाता है और उठते ही सीधा अपने फेवरेट हॉलीवुड सेलिब्रिटी की फोटो को देखती है जिसको हमने उसके सपने में भी देखा था। इसके बाद वो घड़ी को देखती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर काम के लिए बस जा ही रही होती है। तभी उसका मकान मालिक उसे रोक लेता है। एक्चुअली में ये वही लड़का होता है जो सपने में उसके पीछे पड़ा हुआ था उसे मारने के। सोचिंग के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो बोलती है मैं जल्दी रेंट भर दूंगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये लड़का एक नंबर का ठरकी होता है। जैसे ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर सोचिंग अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी वाइफ आकर बोलती है तुझे बहुत गर्मी आ गई है ना, मैं तुझे ठंडा करती हूँ। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी हो रही होती है जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर सीईओ दुआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस भी उससे मिलने के लिए आए होते हैं। इधर हमें स्टार एंटरटेनमेंट के सीईओ चंग शुआन को दिखाया जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो सभी रिपोर्टर उसे घेर कर उसके डेटिंग स्कैंडल के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं और वो उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधे अपने फैंस के पास जाकर उन्हें हेलो बोलता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी के ड्रामा का प्रमोशन करता है और उसके बाद एक छोटा सा डांस भी परफॉर्म करता है। डांस के लास्ट में वो अपने कपड़े उतार कर जैसे ही स्विमिंग पूल में जाता है तो उसकी सारी फैन गर्ल्स तो पागल हो जाती हैं। उसके ऐसा करने की वजह से सभी लोगों का ध्यान डेटिंग स्कैंडल से हट गया होता है और वो अपने लुक्स की वजह से आज से फिर से एक बार ट्रेनिंग में आ रहा होता है। एक्चुअली में इसी का ही नाम दुआन चेंग शुआन होता है। अगले सीन में सू चेंग बहुत सारा खाने का सामान लेकर सेट पर जा रही होती है। वो सुनती है दुआन भी उसी सेट पर आ रहा है तो वो उससे लिफ्ट मांगती है। दुआन बोलता है माना कि मैं हैंडसम हूँ, सारी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सभी को लिफ्ट देता फिरूं। पर सू चेंग तो जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाती है। वो बोलती है मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, बस तुम मुझे सेट पर छोड़ दो। वो बोलता है तुम तो मुझे ना जानने का नाटक काफी अच्छे से कर रही हो। पर सू चेंग को सच में नहीं पता था कि ये स्टार एंटरटेनमेंट का सीईओ है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच में उसका हाथ दुआन को लग जाता है जिसकी वजह से उसे छींकें आने स्टार्ट हो जाती है और उसे कार से धक्का मार कर बोलता है इस तरीके से दिन दहाड़े हैंडसम लड़कों को छेड़ना गलत बात होती है किटी। वो बोलती है क्या कहा किटी, लेकिन वो तो उसे यहाँ पर चिढ़ाते हुए चला जाता है। इसके बाद सू चेंग सेट पर होती है। तभी दुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। एक्चुअली में वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। सू चेंग उसे देखकर बोलती है ये कमीना यहाँ पर भी आ गया। वो बोलता है ओह तो तुम भी यहाँ पर हो। वो सोच रही होती है कहीं ये लड़का टीचर के सामने ही मेरी इंसल्ट ना करने लग जाए, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। पर दुआन तो उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है किटी तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर तुम जानबूझकर मेरे पीछे आई हो। वो बोलती है देखो जरा मैं अभी टीचर की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करती कि अभी तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े होते। ये सुनकर वो बोलता है ओ ये किटी एक जंगली बिल्ली भी है। तभी ड्रामे की मेन हीरोइन वहाँ पर आ जाती है और सू चेंग को डांटने लग जाती है क्योंकि उसने सू चेंग और दुआन को साथ में देख लिया था। वो बोलती है तुम्हें इस तरीके से हैंडसम लड़कों के पीछे नहीं घूमना चाहिए और फिर वो दुआन की इंसल्ट करने लग जाती है। वो बड़ी कंपनी का सीईओ है पर उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल की पार्टी में ये मेरे पीछे पड़ा था मगर जब मैंने इसे भाव नहीं दिया तो ये यहाँ पर आ गया। दूर से माइक के जरिए दुआन ने भी उसकी सारी बातें सुन ली होती है। वो सोचता है मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ तो भला मैं इसके पीछे क्यों पड़ूंगा। वो डायरेक्टर के पास जाकर पूछता है ये लड़की कौन है। डायरेक्टर जो कि उसका फ्रेंड होता है वो बताता है ये श्यांग है। आजकल ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है इसलिए हमने इसे ड्रामा में लिया है। तुम अभी जिस किटी से बात कर रहे थे ना वो उसकी असिस्टेंट है और उसकी एक्टिंग तो कमाल की है। श्यांग को तो उसके आगे कुछ भी नहीं आता है। वो यहाँ पर आकर मुसीबत खड़ी करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती है। ये सब सुनने के बाद दुआन उस हीरोइन को ड्रामा से ही निकाल देता है जिसके बाद
श्यांग अपना सारा गुस्सा सुचिंग पर ही निकाल रही होती है। जरूर तुमने ही सीईओ को जाकर कुछ कहा होगा। सुचिंग उसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वो उसे फायर कर देती है। सुचिंग बोलती है, कोई बात नहीं, पर मैंने जितने दिन काम किया है मुझे उसके पैसे चाहिए। मगर वो तो पैसे देने से साफ मना कर देती है। जैसे ही सुचिंग घर वापस आती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। उसका नाम तियांग है और वो हमेशा ही लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सुचिंग के घर का ही सामान यूज करती थी। सुचिंग उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाती थी। अभी वो टीवी पर दुआन की न्यूज को देख लेती है। वो बोलती है, ये कमीना मुझे यहाँ पर भी दिख गया। त्यांग बोलती है, तुम अपने उस हॉलीवुड सेलिब्रिटी को ही पसंद करो, इसके ऊपर नजर मत डालो। वो बोलती है, इसके ऊपर नजर डालना भी कौन चाहता है। ये जब भी मुझसे मिलता है ना, मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होता है। मैं तो तुम्हें भी बोल रही हूँ, तुम भी इसे पसंद मत करो। और न्यूज देखकर सुजिंग को पता चल जाता है कि वो स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है। एक्चुअली में दुआन को लड़कियों के टच करने से एलर्जी होती है। जैसे ही वो एमी से टकराता है तो उसकी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए वो जल्दी से अपना इनहेलर सूंघता है। नेक्स्ट सीन में दुआन दूसरी कंपनी के सीईओ वोंग से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि इसी ने उसकी झूठी डेटिंग की खबरें फैलाई होती हैं। एक्चुअली में इन दोनों के बीच में मास्टर और स्टूडेंट का रिश्ता है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती है। अगले सीन में सुचिंग और उसकी फ्रेंड त्यांग ने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट लिया होता है और ये दोनों अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। घर जाने के टाइम पर एलिवेटर के पास उनको सू नाम की एक लड़की मिलती है। उसे देखकर बाकी की लड़कियां उस पर हंस रही होती है और कुछ तो उसे बुली भी करने लग जाती है। सो उन्हें इंग्लिश में धमकी देने लग जाती है, टूटी फूटी चाइनीज मिलाकर। ये देखकर सभी लड़कियां उस पर और भी ज्यादा हंसने लग जाती है, लेकिन सुचिंग उससे अच्छे से बात करती है। तो उससे पूछ रही होती है, यहाँ पर सभी लोग मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे थे? क्या मेरे इस नए हेयर स्टाइल की वजह से मैंने इस पर लाखों पैसे खर्च करे हैं? ये सुनकर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। पक्का ये लड़की जरूर अमीर होगी। इसके बाद सू ने उन दोनों को होटल लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो रुकी हुई होती है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया होता है। इतने लग्जरियस होटल को देखकर ये दोनों सोच रही होती हैं, ये लड़की कितनी ज्यादा अमीर होगी ना। अगले सीन में तियांग मुंह में उंगली घुसेड़ कर उल्टी कर रही होती है, क्योंकि उसे अपना फिगर मेंटेन रखना था। इधर सू को पता लगता है कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है और उसे एक मोटा बिल पे भी करना था। इसके बाद तियांग उस पर गुस्सा करने लग जाती है। मुझे तो लगा था ये लड़की अमीर है, पर ये भी हम जैसी गरीबी है। इसे तो बस अमीर होने का शो ऑफ करना था और वो उसकी बेइज्जती कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुचिंग को ही वो सारी पेमेंट करनी पड़ती है। के बाद वो सू को अपने घर पर रहने के लिए भी लेकर आ जाती है, क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। जब ये बात तियांग को पता चलती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुचिंग सू के साथ रियलिटी शो के लिए कंपनी में आती है, यहाँ पर उसकी टक्कर दुआन से हो जाती है। गलती से वो उसके फोन पर पैर रख देती है, जिस वजह से टूट जाता है। इसलिए वो उससे माफी मांग रही होती है, पर तभी वो देखती है ये तो वही कमीना है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। दुआन बोलता है, किटी तुम यहाँ से कैसे भाग रही हो? मुझे एक जरूरी कॉल करना है, इसलिए मुझे अपना फोन दो। लेकिन दुआन देखता है इसमें तो इंटरनेशनल कॉल लग ही नहीं रही है। तो वो बोलता है, ये फोन तुमने रखा ही क्यों है? ये बेकार फोन है। ये बोलकर वो उसका फोन गिरा देता है। सुचिंग बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? सुचिंग के बार बार टच करने से दुआन की नाक से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसका फोन तोड़कर बोलता है, अब हिसाब बराबर हो गया। मगर सुचिंग का फोन तो अभी भी बच रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही वो घर वापस जाती है तो उसकी मकान मालकिन आज फिर से रेंट मांगने के लिए आई होती है, पर सुचिंग के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे बोलती है, मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देती हूँ, रेंट दे देना वरना तुम्हें ये घर खाली करना होगा। नेक्स्ट सीन में दुआन को पता चलता है सुचैन ने उसी की कंपनी के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है। तो वो उसे बोलता है, ये तुमने जानबूझकर किया है ना, ताकि तुम रोज कंपनी आकर मुझे देख सको और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर सको। मगर देखो जरा, ये नहीं होने वाला। तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। वो सोचती है, क्या ये खुद को कहीं का राजकुमार समझता है? इसे क्या लगता है पूरी दुनिया में बस यही एक हैंडसम लड़का है?
उन दोनों को ऐसे झगड़ा करते हुए दुआन के बेस्ट फ्रेंड जेनी ने भी देख लिया होता है। उसके बाद वो सू चैंग और सू का बहुत ही भयानक मेकअप करता है उनसे बदला लेने के लिए। तभी लड़कियां उनका ऐसा मेकअप देखकर उनका मजाक उड़ाने लग जाती हैं। ये दोनों जेनी से झगड़ा कर रही होती है। दूर से ये तमाशा त्यांग भी देख रही होती है, पर फिर भी वो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए नहीं आती। इसके बाद हमें चैन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि फेमस मेकअप आर्टिस्ट होता है और ये सू का बड़ा भाई होता है। इसके बाद ये दोनों भूतनी बनकर उसके पास आ जाती हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने भाई को बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, मगर चैन उसे नाराज होता है क्योंकि वो बिना बताए ही इंग्लैंड से चाइना वापस आ गई थी। तुम्हें अभी के अभी इंग्लैंड वापस जाना होगा। लेकिन सू मना कर देती है, मुझे इंग्लैंड वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहकर सिंगिंग करनी है। वैसे अभी हमें रियलिटी शो में वापस जाना है तो प्लीज तुम हमारा मेकअप कर दो। वो बोलता है मैं ऐसे छोटे लोगों का मेकअप नहीं करता। सू चैंग बोलती है ओ तो इसने मुझे छोटे लोग कहा, लेकिन उसका भाई वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सू उसका वॉलेट चुरा लेती है। उनमें से कुछ पैसे निकाल कर वो सू चैंग को दे देती है, इससे तुम अपना रेंट भर देना। के बाद वो उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर उसका सामना त्यांग और उसके बॉयफ्रेंड से हो जाता है। सू चैंग उन्हें इनवाइट करती है, तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन त्यांग सू को देखकर किसी दूर वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद त्यांग का बॉयफ्रेंड सू के सामने अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर त्यांग आ जाती है और वो सू को बोलती है तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, और वो उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये दोनों घर आने के बाद पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ पर त्यांग रोते हुए आ जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। पर जैसे ही वो वहाँ पर सू को देखती है तो गुस्सा होकर फिर से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सू को पता चलता है कि उसे रियलिटी शो में से निकाल दिया गया है, इसलिए वो अपने भाई से मदद मांगने के लिए जाती है। मुझे ये जानना है आखिरकार ये किसका काम होगा। उसका भाई बोलता है तुम्हारे ही अंदर टैलेंट नहीं होगा, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया होगा। वो बोलती है भाई कम से कम तुम तो मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे एक सिंगर बनना है बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। वो बोलता है पर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुम सिंगर बनने के सपना छोड़ दो। उसकी बात नहीं मानती तो उसका भाई चैन उसे क्रेडिट कार्ड देता है उसके रोज के खर्चे के लिए। इधर सूचन को लग रहा होता है दुआन ने ही सू को निकाला होगा, शायद वो मुझे निकालना चाहता होगा पर उसे मेरा नाम पता नहीं होगा, इसलिए उसने उस बेचारी सू को निकाल दिया। इसलिए वो उससे बात करने के लिए जाती है। वो बोलता है मैंने उसे नहीं निकाला, पर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें जरूर निकाल देता। बोलती है तुम सू को वापस रख लो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। सुनकर वो सोचती है ओ तो इसकी ठरकपन जाग गई है और बोलती है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बोलता है मेरा मतलब था कि तुम अपनी बातों से मुझे सिंसियरिटी दिखाओ, ताकि उस तरीके की हरकतें कर और बोलता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है ये देखो मैंने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने मुझे या मेरी फ्रेंड को कंपटीशन से निकालने की कोशिश की ना तो इसे मैं मीडिया वालों को दे दूंगी, तो सबको पता चल जाएगा तुम जैसा हैंडसम इंसान कितना बड़ा कमीता है। दुआन उससे ऑडियो डिवाइस छीनने की कोशिश करता है पर वो पानी में गिर जाती है। वो जल्दी से उसे बचाकर बाहर लेकर आ जाता है पर उसकी एलर्जी बढ़ गई होती है। इसके बाद वो जल्दी से उसे उसका इनहेलर देती है। वो बोलती है जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मैं चीखें आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ही अब मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। ये सुनकर वो उसे थैंक यू कहने की बजाय उसे डांटने लग जाता है। अगले सीन में तो चैन सू को अगर बता रही होती है दुआन ने तुम्हें नहीं निकाला है। वो बोलती है हाँ मुझे पता चल गया है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे निकाला है। उसके बाद वो अपने भाई से झगड़ा करने के लिए पहुंच जाती है। उसका भाई उसे समझाता है तुम वापस से इंग्लैंड चली जाओ, ये इंडस्ट्री तुम्हारे मतलब की नहीं है, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद सू चैन को सू की एक वीडियो भेजती है जिसमें उसकी बहन अच्छे से सिंगिंग कर रही होती है। जिसके बाद वो अपनी बहन को परमिशन तो नहीं देता पर मना भी नहीं करता। वो उसे बोलता है तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। जिसके बाद सू चैन दुआन से माफी मांगने के लिए आ जाती है। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुमने उसे नहीं निकाला था। ये दोनों आपस में फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं एलर्जी वाली बात पर।
तभी दूर से जेनी उन दोनों को देखकर बोलता है ये लड़की फिर से मेरे दुआन से झगड़ा कर रही है। जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है और सूचन उससे बचकर भाग रही होती है और दुआन को तो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जेनी से बचने के लिए सूचन दुआन की कार में ही घुस जाती है, पर उसे इतनी ज्यादा महंगी कार चलाना ही नहीं आता था। वो जैसे ही बटन प्रेस करती है कार सीधा खंभे से जाकर टकरा जाती है। के बाद सीधा वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो एक बड़े से हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में होती है और यहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्सेस उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। ये देखकर वो सोचती है लगता है मेरे सारे पैसे यहाँ का बिल भरने में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसकी बुरी किस्मत उसे सूचन के रूम में ही लेकर आ जाती है। ड्वेन बोलता है तुम तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, तुम हॉस्पिटल के बिल से बचकर भागना चाहती हो ना, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। इवन तुमने मेरी कार का जो कबाड़ा किया है ना, तुम्हें उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे। ये सुनकर वो बेहोशी का नाटक करने लग जाती है। जिसके बाद वो सूचन को उठाकर पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वो देखता है सूचन का एक शूज निकला हुआ है। ये देखकर उसे अपनी मोम का एक्सीडेंट याद आ जाता है। एक्सीडेंट के टाइम पर उसकी मोम का जूता भी इसी तरीके से निकला हुआ होता है। ये सब याद करने के बाद वो सूचन को उठाकर डॉक्टर को ढूंढने लग जाता है, पर थोड़ी ही देर में एलर्जी की वजह से उसे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बेहोश होने लग जाता है, पर तभी सूचन उसे उठकर बोलती है माफ करना, मैं तो तुम्हारे साथ बस छोटा सा मजाक कर रही थी। वो जल्दी से अपने बैग से इनहेलर निकालकर उसे सुंघाती है। वो बोलता है तुम कोई अच्छी लड़की हो या सच में एक्टिंग कर रही हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बोलती है आज से पहले मेरी तारीफ किसी ने इस तरीके से नहीं की। तभी वहाँ पर सारे डॉक्टर आ जाते हैं जो उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। वो सूचन को पकड़कर फिर से उसके रूम में ले जाते हैं। अगले सीन में जैसे ही सूचन को होश आता है तो वो सोचती है मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना है, वरना बिल तो बढ़ता ही जाएगा। पर नर्स उसे बताती है मिस्टर ड्वेन ने तुम्हारा सारा बिल पे कर दिया है। ये सुनकर वो बोलती है मैं तो बेकार ही उसे कोई बुरा लड़का समझ रही थी, पर ये तो देवता निकला। पर जैसे ही वो अपना फेस देखती है तो जोर से चिल्लाने लग जाती है ड्वेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जैसे ही वो कंपनी में आती है तो आज उसकी रियलिटी का फाइनल शो होता है, पर कोई भी सूचन और सू का मेकअप नहीं कर रहा होता क्योंकि जेनी ने सभी को मना कर दिया था। तभी चैन अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है। वो लोग सूचन का मेकअप कर देते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां उससे जेलस होने लग जाती हैं। इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बस इस मामूली सी लड़की के लिए आया है। इसके बाद सूचन और सू अपनी डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस देती हैं और इस कॉन्टेस्ट को सूचन जीत जाती है। जब सूचन को फर्स्ट प्राइज मिल रहा होता है तो त्यांग ये देखकर जेलस हो रही होती है। कुछ लड़कियां जो कि इस कंपटीशन को हार गई होती है वो सूचन को देखकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। वो लोग उसे गिरा देती हैं। तभी चैन आकर उसे बचा लेता है। सूचन को चैन इतना ज्यादा हैंडसम लगता है कि वो उसे पसंद करने लग जाती है। चैन उसे बोलता है अब से ये तुम्हारे साथ बहुत बार होगा, इसलिए आगे से संभल कर चलना। इसके बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है चैन के बारे में सोचकर, लेकिन तभी वो देखती है उसकी मकान मालकिन ने उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया है। ड्वेन भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। सूजन जैसे ही ऊपर जाती है तो उसकी मकान मालकिन उससे पैसे मांगने लग जाती है, वरना मकान खाली करो। ये सुनकर वो बाजू वाले घर में जाती है जो कि त्यांग का ही घर होता है। वहाँ पर त्यांग तो नहीं होती पर उसका वो कमीना ठरकी बॉयफ्रेंड होता है। वो उससे पैसे उधार मांगती है पर वो तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद सूचन मकान मालकिन के पास आकर बोलती है मैं घर खाली कर रही हूँ। इसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है तो उसकी मकान मालकिन उसकी ट्रॉफी छीन लेती है। तुमने पिछले महीने का रेंट नहीं भरा इसलिए अब ये ट्रॉफी मेरी। सूचन बोलती है मुझे ये वापस करो, इसे मुझे अपनी मोम को दिखाना है। लेकिन वो ट्रॉफी नहीं देती और अंदर चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद ड्वेन वहाँ पर आता है और वो सूचन का मजाक उड़ा रहा होता है। तुम पर तो सच में बहुत ही बड़ा कर्जा है, तुमने यहाँ का रेंट नहीं भरा है, ऊपर से तुम्हें मेरी कार के पैसे भी देने हैं और हॉस्पिटल का बिल भी पे करना है। वो बोलती है क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है, और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ड्वेन किसी को कॉल करता है और एक लड़की का अरेंजमेंट करता है। अगले सीन में ये लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। मकान मालकिन अपने पति को बोलती है तुम मेरे पीछे ऐसे लड़कियों के साथ
आशिकी लड़ाते हो तुम्हें, मुझे तो तुम्हारी सारी गर्मी उतारनी होगी। उसका पति बोलता है तुम गलत समझ रही हो जाने मन, और उस लड़की को बोलता है बहन तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लड़की बोलती है हानी ये सफेद बालों वाली आंटी कौन है और तुम इसके साथ कर क्या रहे हो, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। ये सुनकर वो मकान मालकिन अपने पति का कचंबर निकाल देती है और दूसरे ये सब कुछ दुआन देकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वो लड़की ट्रॉफी लेकर वापस आ जाती है और बताती है ये तो टूटी हुई है, फिर भी ये तुम्हें क्यों चाहिए। तो वो उसे उसके काम के पैसे दे देता है। अगले दिन सुचैन जब दुआन के हाथ में अपनी ट्रॉफी देखती है तो उससे पूछने लग जाती है ये तुम्हारे पास कर क्या रही है। वो बोलता है ये तुम्हारी नहीं मेरी है। जिसके बाद ये दोनों इसी बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं और वो ट्रॉफी नीचे गिरकर टूट जाती है और बेचारे सुचैन का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसे अपनी मोम को उस ट्रॉफी को दिखाना था, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। अगले दिन जिन भी लड़कियों ने कंपटीशन जीता होता है उन सभी को कंपनी की पार्टी में बुलाया जाता है। दुआन सुचैन को अपनी तरफ से स्पेशली तैयार करवाता है और जब वो उसके साथ रेड कारपेट पर चल रहा होता है तो यहाँ पर भी ये दोनों झगड़ रहे होते हैं। तभी सुचैन का पैर मुड़ता है, वो बस गिरने ही वाली होती है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में किस हो जाता है और मीडिया वाले उन दोनों की फोटोज खींच लेते हैं। दुआन को नोज ब्लीडिंग हो रही होती है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में भागता है। सुचैन भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है और देखती है ये किस तरीके से अपने मुंह को साफ कर रहा है और सोच रही होती है क्या ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। इसके बाद वो जैसे ही पार्टी में आती है तो उसका सामना चैन से हो जाता है। वो चैन से डांस के लिए पूछती है और ये लोग जब डांस कर रहे होते हैं तो दूर से दुआन भी देख रहा होता है। वो जेलस होकर एमी को बोलता है जल्दी से गाना चेंज करो। जैसे ही गाना चेंज हो जाता है तो वो इन दोनों के बीच में आकर सुचैन के साथ डांस करने लग जाता है। वो उसे बोलता है तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए था ना, लो मिल गया। मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हें ये लगता है कि तुम आसानी से बड़ी हीरोइन बन जाओगी, यहाँ पर मैं तुम्हारी जिंदगी को एकदम नर्क बना दूंगा। ये सुनकर सुचैन उसे पागल बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर त्यांग आकर दुएन को बोलती है चलो डांस करते हैं, पर दुएन का ध्यान तो उस पर होता ही नहीं है। उसका ध्यान तो सिर्फ सुचैन पर ही था और वो त्यांग को वहाँ पर अकेला छोड़कर सुचैन के पीछे चला जाता है। ये देखकर त्यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उसके पास एक टर्की डायरेक्टर आकर डांस करने लग जाता है। इसके बाद वो आधी रात में सुचैन को कॉल कर उसे कोई मुश्किल सा काम देकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। वो बेचारी उसका काम करने के चक्कर में अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाती। वो उसके पास से कभी डॉक्यूमेंट मंगवाता है तो कभी कॉफी। वो तो उसे राजा की तरह ऑर्डर दिया जा रहा होता है और सुचैन नौकरों की तरह उसका काम कर रही होती है। कुछ दिनों में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी इस हालत के बारे में त्यांग को बता रही होती है कि वो दुइन कैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से वो मुझे ट्रेनिंग में भी ध्यान नहीं देने दे रहा और वो वहीं पर थक कर सो जाती है। त्यांग सोच रही होती है ये मेरे पास दुइन के क्लोज जाने का अच्छा मौका है। जब वो उसके लिए कॉफी लेकर जाती है तो वो तो उसे पीता भी नहीं है, सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। कुछ दिनों के बाद सुचैन का एग्जाम आने वाला था, पर दुइन ने उसे इतना ज्यादा काम दे दिया होता है कि वो एग्जाम अटेंड ही नहीं कर पाती और फेल हो जाती है और वो इस बात का सारा गुस्सा दुइन पर निकाल रही होती है। ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे पाई और तुम्हारी ही वजह से आज मुझे एग्जाम में बैठने को भी नहीं मिला। बोलता है अगर तुम्हारा खत्म हो गया हो ना तो जाकर मेरे लिए मेरी फेवरेट कॉफी लेकर आओ। वो बोलती है हाँ महाराज तुम्हारा हुक्म तो सर आंखों पर। सुचैन ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो अपने बॉस के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी। नेक्स्ट दिन में दुइन का ऑफिस साफ करते हुए सुचैन को पता चलता है कि इस पागल को तो खिलौनों का बहुत ही बड़ा शौक है। इधर दुइन ने मिंग त्यान को मिलने के लिए बुलाया होता है। मिंग त्यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन दुइन उसे बोलता है तुमने कमर्शियल के अंदर धोखाधड़ी की है, अपने लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स और गलत तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया है। अगर तुम्हारा इसी तरीके से चलता रहा ना तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा। मेरी कंपनी में तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं। ये सुनकर वो माफी मांगने लग जाती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। बोलता है अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं खुद ही तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। इसके बाद दुइन सुचैन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। वो उसे बोलती है तुम मुझे पहले ही बता दो अब तुम मुझे किस तरीके से टॉर्चर करने वाले हो।
मेरे कपड़ों पर कॉफी गिराकर या फिर मेरे खाने में जहर मिलाकर। वो बोलता है टॉर्चर के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। पर लगता है कि अब मुझे सोचना पड़ेगा। अभी वहाँ पर एक प्रोड्यूसर आ जाती है, यूएन सूचिंग को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। इस लड़की की ना एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप इसे अपने ड्रामा में कास्ट कर सकती हैं। प्रोड्यूसर को भी सूचिंग अच्छी लगती है, इसलिए वो बोलती है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। प्रोड्यूसर के वहाँ से जाने के बाद एक लड़का आकर सूचिंग से उसका वीचैट आईडी मांग रहा होता है, लेकिन ड्यूइन तो जेलस होकर उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। वापस आने के बाद वो उसे बहुत सारे ड्रामा की स्क्रिप्ट देकर बोलता है तुम्हें इन सभी को रीड करना होगा, वो भी 2 दिन के अंदर, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा एक एग्जाम होगा। वो बोलती है ठीक है, मैं घर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर लूंगी। वो उसे मना कर देता है तुम्हें ये सब कुछ यहीं पर करना होगा, वो भी 2 दिन के अंदर, वरना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगी। 2 दिन के बाद ड्यूइन जैसे ही अपने ऑफिस में आता है वो देखता है सूचिंग तो चक्कर खाकर नीचे गिर गई है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताता है लगता है ये पिछले 2 दिनों से सोई नहीं है, इसलिए इसे आराम करने की जरूरत है। ड्यूइन से बोलता है पागल लड़की, मैंने तुम्हें ये कहा था इसे 2 दिन में पूरा करना है, पर ये तो नहीं बोला था रात भर जगी रहो। कुछ दिनों के बाद सूचिंग का एग्जाम खत्म हो जाता है, तभी उसे सू का वीडियो कॉल आ जाता है। एक्चुअली में सू कंपटीशन हार गई होती है, इसलिए चैन ने उसे पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरी सिटी में भेज दिया होता है। सू से बोलती है मेरा भाई अभी बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो क्या तुम उसे देख आओगी। चैन के घर पर आती है, वो देखती है चैन को तो काफी तेज बुखार है, तो वो उसकी केयर करती है, इवन उसके पूरे घर को भी चमका देती है। अगले दिन सूचंग ने उसके लिए पोरिश बना रखा होता है, जैसे ही वो उस पोरिश को खाता है तो उसे एक लड़की की याद आ जाती है, इसलिए वो उस पोरिश को फेंक देता है और बोलता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। एक्चुअली में वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूरू होती है, जो अभी चाइना की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। इन दोनों के ब्रेकअप को काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस करते थे। ड्यूइन के ऑफिस में गिफ्ट रखकर वहाँ से जा ही रही होती है, भी उसकी नजर उसके खिलौनों पर पड़ जाती है। वो नारुतो और सास्की को देखकर बोलती है क्या तुम्हें भी ये दोनों कैरेक्टर पसंद है। मुझे भी ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है। और वो नारुतो की एक्टिंग करने वाली होती है, तभी उसका हाथ एक मॉडल पर लग कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जल्दी से उस मॉडल को फिक्स कर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद जैसे ही सूचंग वहाँ पर आती है तो वो इस मॉडल को टूटा हुआ देखकर उसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्यूइन उसे देख लेता है और उसे लगता है ये सूचंग ने ही तोड़ा है, कि वो गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। एक्चुअली में ये जो मॉडल था यानी कि कासल, ये इसकी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ था। ये कासल उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि ये उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट दिया था। अगले दिन जैसे ही वो ड्यूइन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है ड्यूइन तो उसे देखना भी नहीं चाहता। कुछ दिनों के बाद सूचंग की सारी बातें मिंग तियांग को बता रही होती है। मैंने तो उसके मॉडल को तोड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है, मुझ पर गुस्सा कर रहा है। इतने दिन हो गए हैं उसने मुझसे बात तक नहीं की। सुनकर मिंग तियांग अपनी गलती मानने की जगह उसे बोल रही होती है उस मॉडल के पैसे देकर तुम मुझसे माफी मांग लो। वो बोलती है लेकिन जब मैंने उसे तोड़ा नहीं है तो मैं ये ऐसे कैसे मान लूं कि ये मेरी गलती है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ड्यूइन ने सूचंग को ट्रेनिंग में जाने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि सूचंग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसे ऐसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं और वो उसे जानबूझकर बुली कर रहा था ताकि वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग तो उसके सामने कई बार आएंगे। प्रोड्यूसर उसे बता रही होती है मैं सूचंग को अपने किसी ड्रामा में कास्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद वो सूचंग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है मेरी मॉम हमेशा काम में बिजी रहती थी, कभी मुझे टाइम नहीं दिया, मरने से पहले ये उनका आखिरी गिफ्ट था, इसलिए ये कासल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये सुनकर वो उसे माफी मांगती है, मुझे ये बात पता नहीं थी। ये सुनकर वो तो हंसने लग जाता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। के बाद वो उसे कपड़े अरेंज करने का काम दे देता है और ये काम उसे आता ही नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और बोलता है मुझे सू ने तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा है, और थोड़ी ही देर में वो उसके सारे काम को खत्म कर देता है। उसी तरफ ड्यूइन अपने उसी कासल को देख रहा होता है। असली में उसने सूचंग को जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी।
अभी उसे कासल के अंदर एक आर्टिफिशियल नेम मिल जाता है जो कि मिंग तियान का होता है और उसे मिंग तियान के बारे में पता लग जाता है। इसलिए बोलता है मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैंने सुचिंग को कितना ज्यादा गलत समझ लिया। एमी भी वहीं पर होती है। वो बोलती है वो लड़की चोरी छुप के तुम्हारे ऑफिस में ऐसे आ कैसे गई। एमी के जरिए सभी लोगों को पता चल जाता है कि मिंग तियान दुइन के ऑफिस में आकर मॉडल को तोड़कर चली गई और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। मिंग तियान सीईओ को सेड्यूस कर आगे निकलना चाहती है। जैसे ही मिंग तियान वहाँ पर आती है तो कोई भी उससे बात नहीं करता। अगले सीन में डांस परफॉर्मेंस शुरू ही होने वाली थी, तभी एक लड़की मिंग तियान को कॉफी पीने के लिए दे देती है। पीने के बाद उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से वो स्टेज पर नहीं जा पाती। उसके बाद जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो किसी ने वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होता है। ये देखकर तो वो रोने ही लग जाती है। जब वो रात में घर वापस आती है तो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये सब देखने के बावजूद भी मिंग तियान उसे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और मिंग तियान किसी भी हाल में इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। और वो लड़का बोलता है अब तो मुझे पैसे भी नहीं दे रही हो, इसलिए अब मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर मिंग तियान गुस्से में उसे एक चाटा धर देती है। वो लड़का भी सामने से उसे एक चाटा धर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो दुइन के पास आकर उसे अपना लव कन्फेस कर देती है। तुमने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। दुइन बोलता है क्या तुम्हें इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बोलना है। एक्चुअली में वो सोच रहा था कि ये अपनी कासल तोड़ने वाली गलती को जरूर मानेगी और वो तो यहाँ पर उसकी फैन गर्ल बनकर उसके गुणगान गा रही होती है। दुइन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे हिंट भी देता है, लेकिन अभी भी वो उसकी बस तारीफें की जा रही होती है। ये देखकर दुइन का पारा तो और भी ज्यादा हाई हो जाता है और बोलता है तुम ही वो थी ना जिसने मेरा कासल तोड़ा था। ये बात तुमने किसी को भी नहीं बताई। सारा इंजाम सुचिंग पर लग रहा था, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। वो बोलती है मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। वो बोलता है अच्छा तो प्यार का इजहार करने की पूरी हिम्मत है, पर अपनी गलती मानने की नहीं है। उससे माफी मांगने लग जाती है। वो बोलता है चलो यहाँ से निकलो और मेरी परमिशन के बिना दोबारा मेरे ऑफिस में कदम भी मत रखना। वो उसके क्लोज जाने लगती है, पहले मुझे माफ कर दो, पर वो उसे दूर जा रहा होता है। पर ये तो सीधा उसे हक ही कर लेती है। देखकर वो उसे धक्का मार देता है, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। देखकर वो उसे धक्का मार देता है, ऐसी ही हरकतें रही तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ सुचिंग जिम तियान के बॉयफ्रेंड को जिम में दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए वो उसे डांटने चली जाती है। पर वो बताता है मेरा और मिंग तियान का ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे भी वो ना आस्तीन का सांप है, इसलिए तुम उसकी ज्यादा साइड मत लो। उसने ही उस कासल को तोड़ा था। उसे अच्छे से पता था तुम कितना ज्यादा सफर कर रही हो, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन सुचिंग को उस लड़की की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो बोलती है मेरी फ्रेंड कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो मिंग तियान से मिलकर उससे पूछती है क्या वो कासल तुमने तोड़ा था, तो वो हाँ बोल देती है। वैसे तुम क्या ही कर लोगी मेरा, वो चैन और दुइन दोनों ही तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, जबकि मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करती हूँ। पर उन दोनों ने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। दुइन तो तुम्हारी छोटी गलती को भी माफ कर देता है, पर आज उसने मेरी छोटी गलती के लिए मुझे माफ नहीं किया। ये सब सुनकर सुचिंग को लगता है शायद उसकी वजह से मिंग तियान को काफी कुछ सफर करना पड़ रहा है, इसलिए उल्टा वो ही उससे माफी मांग लेती है। अगले दिन मिंग तियान सुचिंग के फोन में से दुइन का नंबर निकाल कर उसे मैसेज कर रही होती है। ये देखकर वो उसे सीधा ब्लॉक ही कर देता है। सुचिंग आकर उसे बताती है जिस प्रोड्यूसर के ड्रामा के लिए तुमने मुझे सजेस्ट किया था उसके ऑडिशन के लिए मुझे 15 दिनों के लिए किसी और सिटी में जाना होगा। वो बोलता है फिर तो 15 दिनों के लिए तुम मेरा ये हैंडसम सा थोपड़ा नहीं देख पाओगी। वो बोलती है वैसे मुझे तुम्हारे फेस देखने का कोई शौक भी नहीं है। वो बोलता है वैसे ये चैन हर बार तुम्हारी मदद करने के लिए कैसे टपक जाता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। वो बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दुइन उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है ये तो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ मिंग तियान को सुचिंग से आगे निकलना था, इसलिए वो उस टर्की डायरेक्टर के साथ सो जाती है। ये करने के बाद उसे काफी ज्यादा पछतावा तो हो रहा होता है। अभी फिलहाल उसके लिए उसका करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। डायरेक्टर उसे बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें टॉप पर ले जाऊंगा। इस तरीके से 15 दिन बीत जाते हैं। मिंग तियान अब उस नए डायरेक्टर के साथ नए लोगों से मिलने लग जाती है ताकि उसे जल्दी से काम मिल जाए।
सुचिंग अपना ऑडिशन खत्म करने के बाद वापस बीजिंग आ रही होती है। तभी उसे पता चलता है मेंग तियान किसी होटल में है, तो उसे उसकी फिक्र होने लग जाती है, इसलिए वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। वो तो मिंग तियान को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी, पर ये सभी लोग मिलकर उसे भी वहीं पर बिठा देते हैं। सुचिंग की बातों से ये सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो सुचिंग की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड लगती है। ये सुनकर मिंग तियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे बोलती है, चैन और दुइन तो तुम्हारे पीछे पड़े ही थे, क्या अब तुम इन लोगों को भी मेरे लिए नहीं छोड़ोगी? मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम सच में मेरी जिंदगी के रास्ते का पत्थर हो। ये सुनकर सुचिंग को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। सू उसे मिलने के लिए आ जाती है। सो उसकी हालत देखकर समझ जाती है जरूर ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो उसे खुश करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुचिंग जैसे ही उठती है तो वो चैन के घर पर होती है। एक्चुअली में चैन ही उसे अपने घर लेकर आ गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। वो देखती है कि अभी उसने सू के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो सोच रही होती है शायद चैन ने ही उसके कपड़े बदले होंगे। ये सोचकर वो ब्लश करने लग जाती है। तभी चैन उसके सामने आ जाता है। उसके बाद वो पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है। अगले सीन में वो सू से मिलती है और उससे चैन के बारे में पूछने लग जाती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। सू से बोलती है, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद आ गया है? वो बोलती है, हाँ थोड़ा सा, मैं तो उसे पसंद करती हूँ, पर क्या वो भी मुझे पसंद करता है? मुझे ये जानना है, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अगले सीन में चैन जैसे ही घर पर आता है तो सुचिंग उसके सामने एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर खड़ी हो जाती है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सुचिंग को तो लग रहा था चैन उसकी तारीफ करेगा, पर चैन उसे बोलता है, जल्दी से इस ड्रेस को निकालो, क्योंकि ये ड्रेस उसने स्पेशली यूरो के लिए बनाई थी। सुचिंग उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उस ड्रेस को निकालकर वहाँ से चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि चैन भी उसे पसंद नहीं करता है। चैन याद करता है पास में उसने योरू को किसी और को किस करते हुए देख लिया था। इस वजह से उन दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, उनका ब्रेकअप हो गया। अभी चैन को पता चलता है योरू जिस प्लेन से आ रही थी वो क्रैश होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से भागकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वो तो वहाँ पर सही सलामत होती है। ये देखकर वो वापस अपने घर पर आ जाता है, लेकिन तभी योरू भी उसके पीछे उसे पैचअप करने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ पर सुचिंग भी आ जाती है और इन दोनों को देखकर वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। इसके बाद इनको पता चलता है उसकी बड़ी बहन लिंग वे चाइना वापस आ रही है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो आते ही फिर से उसकी शादी कराने के पीछे पड़ जाएगी। इधर लिंग वे अपने सास ससुर से मिलने के लिए गई होती है। अपने पति को कॉल करती है, तुम कहाँ पर रह गए हो? लेकिन उसका हस्बैंड तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने में बिजी होता है। जैसे ही वो आता है तो झूठ बोलता है, मैं तो काम की वजह से बिजी था, इसलिए लेट हो गया। एक्चुअली में ये दोनों मॉम डैड को दिखाने के लिए अच्छे कपल होने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही बाहर जाते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दुइन सुचिंग को एक प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। दुइन से पूछता है, क्या तुम चैन को पसंद करती हो? वो बोलती है नहीं, लेकिन दुइन को लग रहा था ये सच में उसे पसंद करती है, इसलिए बोलता है, मैं तुम्हें बता दूं उसके पास में एक गर्लफ्रेंड थी जिसका फिगर भी काफी ज्यादा अच्छा था, तुम्हारी तरह नहीं था, इसलिए तुम उस पर से गिव अप कर दो और थोड़ा ध्यान मुझ पर दो। वो बोलती है, बकवास करना बंद करो। वो बोलता है, तुम्हारे सामने इतना हैंडसम बंदा खड़ा है, पर फिर भी तुम उस चैन के पीछे पड़ी हो। ये सुनकर वो उसे मारने लग जाती है। इन दोनों को रात भी यहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुचिंग नींद में अपना सर दुइन के कंधे पर रख लेती है। इस वजह से दुइन को चीखें आना शुरू हो जाती है, मगर फिर भी वो उसका सर अपने कंधे से दूर नहीं करता और इनहेलर निकाल कर सूंघने लग जाता है। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो साथ में सो रहे होते हैं। ये देखकर दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे ही दुइन घर वापस आता है तो उसकी बहन लिंग वे पूछ रही होती है, कल रात तुम कहाँ पर थे? तुम्हारी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा है कि कल रात तुम सोए नहीं हो। क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, डैड ने तुम्हारी शादी पहले से ही नैन्सी के साथ फिक्स कर दी है। वो बोलता है, मुझे उस नैन्सी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप मेरी शादी की बात नहीं करे तो अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हमें के-पॉप आइडल चूफे को दिखाया जाता है। उसके बहुत सारे फैंस होते हैं और वो हमेशा ही उसके बहुत सारे फैंस थे और वो हमेशा ही वीवो पर ट्रेंडिंग पर रहता था। उसका कॉन्सर्ट चल रहा होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सारे फैंस उसे घेर लेते हैं
और उसे जाने ही नहीं दे रहे होते, पर वो उन लोगों से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। वो जल्दी से किसी कार में घुस जाता है जहाँ पर सूचिंग पहले से ही बैठी हुई होती है। सूचिंग उसे पूछती है तुम कौन हो और इस तरीके से कार में कैसे घुस गए। वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। और ड्राइवर को बोलता है क्या आप गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकती हैं? फैंस को देखकर सूचिंग बोल रही होती है लगता है यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया है। चूफे के पास तो टिकट के भी पैसे नहीं होते, इसलिए सूचिंग को ही उसके पैसे देने पड़ते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। वो बोलती है कोई बात नहीं। वो देखती है चूफे को भूख लगी है, इसलिए वो उसे खाना खरीद कर देती है। चूफे पहली बार आज ऐसे स्ट्रीट से खाना खरीद कर खा रहा होता है, तो उसे ये काफी ज्यादा टेस्टी भी लग रहा होता है। खाने के टाइम पर सूचिंग उसका फेस देख लेती है और पहचान लेती है ये तो वही फेमस के-पॉप आइडल है। जिसके बाद वो उसके साथ बहुत सारी सेल्फीज ले लेती है। चूफे को भी उसके साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चूफे की मैनेजर आ जाती है और ये मैनेजर बहुत ही ज्यादा खड़ूस होती है। मैनेजर जो भी चूफे को कहती है वो चूफे को करना ही पड़ता था और वो जो खाने को बोलती है चूफे वही खाता है ताकि उसका आइडल का करियर बचा रहे। एक्चुअली में चूफे की अपनी खुद की आजादी की कोई जिंदगी ही नहीं थी। मैनेजर उसे डांट रही होती है ऐसे तुम्हें सड़कों पर किसी अनजान के साथ फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, ये तुम्हारी इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेचारा उसे तंग आकर डिप्रेशन की गोलियां ले रहा होता है। अगले दिन सूचिंग देखती है कुछ लड़कियां मिलकर मिंगतियान की बेइज्जती कर रही है। वो भी अपनी फ्रेंड का बदला लेने के लिए उन लड़कियों के पास पहुंच जाती है। बाद ये दोनों फिर से पहले की तरह फ्रेंड्स बन जाती है। सूचिंग उसे बताती है कल रात में चूफे से मिली थी। मिंगतियान बोलती है वो तो मुझे भी पसंद है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा दोगी? वो बोलती है वो तो काफी बड़ा स्टार है, मुझ जैसी लड़की को तो वो भूल ही गया होगा। एक्चुअली में ये सभी लोग यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग करने के लिए आए होते हैं। मिंगतियान डायरेक्टर से बात कर रही होती है ताकि वो उस पर अपना इम्प्रेशन जमा सके और डायरेक्टर मेन लीड के तौर पर उसे ही चूज करे। लेकिन डायरेक्टर तो सूचिंग को चूज कर लेता है। ये सुनकर मिंगतियान का तो मुंह ही बन जाता है। डायरेक्टर अकेले में सूचिंग को बोल रहे होते हैं तुम्हें चूफे के साथ शूट करना होगा। तुम्हें मालूम है इन सभी लड़कियों में से मैंने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? बोलती है क्योंकि आपको ये लिंक भी नहीं करने को कहा था इसीलिए। वो बोलता है ये बात तो है ही, पर अब तुम मेन लीड का रोल करने वाली हो इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। सूचिंग समझ जाती है ये तो रिश्वत मांग रहा है, इसलिए वो उसे बोलती है मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। जब ये बात मिंगतियान को पता चलती है तो वो डायरेक्टर के पास आकर बोलती है आप मुझे चूफे के साथ शूट करने दे। इस एडवर्टाइजमेंट से मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे ना वो सारे पैसे मैं आपको दे दूंगी। ये सुनकर डायरेक्टर मान जाता है। इसके बाद सभी लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चूफे आ जाता है। वो जैसे ही सूचिंग को देखता है तो उसे पहचान जाता है ये तो वही भुट्टा खिलाने वाली लड़की है। डायरेक्टर के पास जाकर बोलता है ये लड़की काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, इसलिए मुझे इसी के साथ शूट करना है। ये सुनकर डायरेक्टर को भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। मिंगतियान का तो फिर से पॉपेट हो जाता है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग का शूट चालू हो जाता है। डायरेक्टर को उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो सूची को बोलता है कि लास्ट में तुम्हें चूफे के गालों पर किस करना है। मैनेजर ये सीन देखकर डायरेक्टर को बोलती है आपको इस किसिंग सीन को हटाना होगा, वरना चूफे की फैंस गर्ल्स तो भड़क ही जाएंगी। चूफे ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मैनेजर उसे आंखें दिखाती है तो वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चूफे सूचिंग से पूछ रहा होता है क्या हम दोनों किसी दिन डिनर पर साथ में चल सकते हैं? अभी वहाँ पर मिंगतियान आ जाती है। वो बोलती है मैं सूचिंग की बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या हम लोग साथ में सेल्फी ले सकते हैं? सेल्फी लेने के बाद वो उसका वीचैट आईडी मांग रही होती है। तभी खड़ूस मैनेजर आकर चूफे को बोलती है हमें काम है इसलिए हमें जाना होगा। चूफे के जाने के बाद मिंगतियान भी सूचिंग को इग्नोर मार देती है और इस एडवर्टाइजमेंट के बाद सूचिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई होती है। अगले सीन में सू ने चैन और सूचिंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। एक्चुअली मैं सू चाहती थी उसका भाई सूचिंग के साथ रिलेशन में आ जाए, पर चैन तो सूचिंग को डांट कर रुला देता है। सूचिंग उसे बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे। क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? मेरा तुम्हें पसंद करना ये मेरा मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे सीधे सीधे रिजेक्ट कर सको, उल्टा तुम तो मेरी बेइज्जती करने लगे, मेरे ही कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिंगतियान उसी डर की डायरेक्टर के साथ पार्टी में गई होती है। पहले तो वो प्रोड्यूसर उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मिंगतियान जैसे ही उसे सेड्यूस करती है तो वो उसे पर
तो वो उस पर ध्यान देने लग जाता है। वो उसे अपने रूम में बुलाता है। जो मिंगतियान उसके रूम में जा ही रही होती है, फिर सूचिंग आकर उसे एक चाटा मार देती है। क्या तुम एक रोल को पाने के लिए किसी के साथ भी सो जाओगी? तुम पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मिंगतियान बोलती है, तुम्हारे लिए बस ये एक रोल होगा, पर मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ। मेरे पीछे कोई चैन या दुइन नहीं है, और तुम्हें यह किसने दिया कि तुम मुझे चाटा मारो? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। इधर दुइन और उसकी बहन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अमेरिका गए होते हैं, तो पीछे से ये टर्की डायरेक्टर सूचिंग के पीछे पड़ जाता है। बहुत सारे लोग सूचिंग को अपने कमर्शियल में कास्ट करना चाहते थे, मगर डायरेक्टर तो सूचिंग का नाम हटाकर मिंगतियान का नाम सजेस्ट कर देता है। इस टर्की डायरेक्टर की वजह से अब सूचिंग को काम मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से वो फिर से कंगाल हो जाती है। बेचारी के पास अब खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो किसी कैफे में काम करने का सोचती है। पर जब ये बात चैन को पता चलती है तो वो उसे अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर कर देता है। वो तो तुरंत मान जाती है, क्योंकि अभी भी वो चैन को पसंद करती थी। अगले दिन वो काम पर आ जाती है। चैन को पता था कि इसका फैशन में टेस्ट काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे कोई काम ही नहीं देता। अगले दिन उसे कंपनी से कॉल आ जाता है, कोई तुम्हें अपने कमर्शियल में कास्ट करना चाहता है। ये जिसके बाद वो चैन से परमिशन मांगकर कंपनी में आ जाती है। और यहाँ पर ये सभी लोग उसे बुली करने लग जाते हैं। जरूर ये चैन के साथ सोई होगी, इसीलिए चैन ने उसे अपनी असिस्टेंट बनाया। एक लड़की तो उस पर झूठा इल्जाम लगा देती है, इसने मेरा महंगा नेकलेस चोरी किया है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बोलता है, अपने तुम इस 10 रुपए वाले नेकलेस के लिए इतना ज्यादा हंगामा मत करो। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सूचिंग ने ही इसे चुराया है? क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़की तो डर जाती है और चैन सूचिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दुइन भी अपनी बहन के साथ अपनी बहन के साथ अमेरिका से वापस आ गया होता है। एक सीन में वो सुपरमार्केट में ग्रोसरी खरीदने के लिए आया होता है। वो देखता है उसकी किटी तो चैन के साथ घूम फिर रही है। वो चोरी छुप के उन दोनों को स्टॉक करने लग जाता है। जैसे ये दोनों वॉशरूम में मिलते हैं, दोनों से पूछने लग जाता है, कहीं तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गए हो? लेकिन चैन तो उसे कोई जवाब ही नहीं देता और उसे अंधेरे में रखकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर दुइन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सूचिंग उसे चैन समझकर उसके ऊपर पानी की पिचकारी मारती है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, काम करने के टाइम पर तुम इस तरीके से बाहर क्यों घूम रही हो? मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलो। पर सूचिंग तो दुइन को लड़कियों से घेर देती है और चैन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद दुइन को जैसे ही सूचिंग की हालत के बारे में पता चलता है तो वो उस टर्की डायरेक्टर को डांट रहा होता है। इसके बाद दुइन के कहने पर लिंगवे सूचिंग का एक इंटरव्यू लेती है। उससे बात करने के बाद लिंगवे को वो काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वो बोलती है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, पर तुम कोई सेलिब्रिटी की तरह नहीं लगती। तुम्हें अभी फैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम जल्द ही सेलिब्रिटी बनने वाली हो, तो तुम्हें इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस वो भी काफी ज्यादा लो है। अगले सीन में वो उसका लुक चेंज कर देती है और उसे फैशन के बारे में सब कुछ बता रही होती है। के बाद वो उसका फोटो शूट करवाती है। लिंगवे उसे सिखाती है कि अच्छे पोज कैसे दिए जाते हैं। दुइन जैसे ही उन सारी फोटोज को देखता है तो वो बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज आई हैं। ऐसा करो, कंपनी से मेरे पोस्टर हटवाकर सूचिंग के पोस्टर लगवा दो। जब ये हो रहा होता है तो मिंगतियान को तो ये चीज जरा भी पसंद नहीं आती। उसके बाद वो लिंगवे से मिलने के लिए जाती है। तो उसे बोलती है, आपने काफी दिनों पहले मुझे इंटरव्यू के लिए बोला था, पर आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। हमारे सीईओ के कहने पर आपने सूचिंग का तो इंटरव्यू ले लिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सभी को बराबर ट्रीट करना चाहिए? ये सुनकर लिंगवे को गुस्सा आ जाता है। मैं किसी के कहने पर किसी को स्टार नहीं बनाती, फिर चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो। सूचिंग के अंदर मुझे टैलेंट नजर आया, इसीलिए मैंने उसका इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू में पास भी हो गई। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं। मैंने देखा कि तुम उस टर्की डायरेक्टर के साथ मिलकर अपने कनेक्शन बढ़ा रही हो, वो भी गलत तरीकों से। ऊपर से तुम कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाकर अभी भी बेवो पर लाइव ब्रॉडकास्ट करती हो ताकि तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ जाएं। मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया। ज्ञान बोलती है, मैं सूचिंग जितनी लकी नहीं जो मुझे दुइन और चैन जैसे लोगों का सहारा मिल जाए। सुनकर लिंगवे को गुस्सा आ जाता है। मैंने सुना है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तुमने उस टर्की डायरेक्टर के साथ मिलकर
उसने सुचिन को काफी ज्यादा बुली किया और उसका काम छीनने की भी कोशिश की। जाकर अपने उस टर्की डायरेक्टर को बता देना, अगर आगे से उसने सुचिन का काम छीनने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मिंग तियान सीधा उस डायरेक्टर के पास जाकर उसे ये सारी बातें बता देती है। वो उसे बोलता है, मिस्टर सैंग होटल रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो तुम्हें शायद कमर्शियल में काम मिल जाएगा। ये सुनकर वो तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन चैन को आकर बताती है, अब से लिंगवे मेरा काम हैंडल करने वाली है, इसलिए अब से मैं आपके यहाँ असिस्टेंट की जॉब छोड़ रही हूँ। और चैन को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अगले दिन लिंगवे ने सुचिन को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उसे 3 ड्रामा की स्क्रिप्ट देते हुए बोलती है, इनमें से तुम्हें किसी एक ड्रामा को चूज करना है। तो वो किसी सर्वेंट का रोल चूज कर लेती है। लिंगवे उसे पूछती है, तुमने इसे ही चूज क्यों किया? वो बोलती है, मुझे ये रोल काफी ज्यादा अच्छा लगा। लिंगवे उससे पूछती है, तुमने यही रोल चूज क्यों किया? वो बोलती है, क्योंकि मुझे ये रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं लीड रोल कर रही हूँ या फिर सपोर्टिंग रोल, बस मुझे अपनी एक्टिंग में अच्छा करना है। लिंगवे बोलती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे यही बोलोगी। जिसके बाद सुचिन को उसी ड्रामा में सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिल जाता है। अपना प्री फोटोशूट होने के बाद वो सेट पर आती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात यूरो से हो जाती है। वो उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। यूरो सोच रही होती है, मैंने भी लिंगवे के अंडर काम किया है, लेकिन जिस तरीके से वो इस लड़की का ध्यान रख रही है, ऐसा ध्यान तो उसने कभी मेरा नहीं रखा। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग सुचिन की तारीफ कर रहे होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है। ये सुनकर यूरो को तो जेलसी होने लग जाती है, इसलिए वो बार बार सीन को खराब करने लग जाती है। दूर से चूफे भी ये सब कुछ देख रहा होता है। एक्चुअली में वो इस ड्रामा में मेन कैरेक्टर का रोल करने वाला था। ब्रेक में चूफे उसके पास आता है और बताता है, मैं इस ड्रामा में ड्रैगन किंग का रोल करने वाला हूँ। वैसे मैंने देखा कि योरू तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है। सुचिन बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अभी अच्छे से बात कर रहे थे। अगले सीन में जब चूफे की मैनेजर उसके आसपास नहीं होती तो ये दोनों आपस में वीचैट आईडी शेयर कर लेते हैं। चूफे उसे बोलता है, उस दिन तुमने जो भुट्टा खिलाया था ना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने इतना ज्यादा टेस्टी फूड इससे पहले कभी नहीं खाया। वो उससे अलग अलग चीजों के नाम पूछने लग जाती है, क्या तुमने ये खाया है? वो बोलता है, मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मेरी मैनेजर मुझे ये सब कुछ नहीं खाने देती, क्योंकि इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी। सुचिन बोलती है, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ खिलाऊंगी। दूसरी तरफ मिंग तियांग ने उस टर्की डायरेक्टर को धोखा दे दिया होता है और किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ हाथ मिला लेती है। ये देखकर उस टर्की डायरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ चूफे की मैनेजर उसे डांट रही होती है, तुम आजकल सुचिन के साथ कुछ ज्यादा ही रहते हो। अगर तुम उसके साथ ऐसे ही रहे तो तुम्हारा कोई स्कैंडल बन जाएगा, और अगर तुम स्कैंडल बनाना ही चाहते हो तो पॉजिटिव वे में बनाओ। तुम यूरो के साथ रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इससे ड्रामा की रेटिंग भी बढ़ेगी और तुम्हें बहुत सारे कमर्शियल में भी काम मिल जाएगा। इवन तुम्हारे फैंस भी तुम दोनों की जोड़ी को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। चोफे तो फिर से अपने मैनेजर से परेशान होकर डिप्रेशन की गोलियां खाने लग जाता है। दूसरी तरफ चैन ने सुचिन की पेंटिंग बनाई होती है। एक्चुअली में अब वो उसे पसंद करने लगा था। जब सुचिन उस पेंटिंग को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में वो चाहती थी चैन उसे अपने प्यार का इजहार करे, पर जब वो कुछ भी नहीं बोलता तो वो उसे बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे सीधा सीधा मना कर दो। तुम मेरे साथ जो ये अच्छे बनने का बिहेव कर रहे हो ना, वो भी बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हें लेकर कोई गलतफहमी हो जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन चैन उसे रोककर हक कर लेता है। वो उसे अपने दिल की बात तो नहीं कहता, पर वो समझ जाती है कि ये भी उसे पसंद करता है। अगले सीन में वो उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हें पतली और सेक्सी लड़कियाँ पसंद है? वो बोलता है, नहीं, मुझे बस तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद है। अगले दिन चैन सुचिन के लिए सेट पर खाना लेकर आया होता है। तभी वहाँ पर चैन की टीचर अचानक से ये आ जाती है। वो चैन से पूछती है, ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चैन की तो बोलती ही बंद हो जाती है, तो सुचिन बोल देती है, मैं इसकी बस अच्छी दोस्त हूँ। चैन का ऐसा बर्ताव देखकर वो समझ जाती है कि ये अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया है। अगले दिन चैन जैसे ही सेट पर आता है तो योरू को पता चल जाता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। इसके बाद योरू
सुजिन को अपनी बातों में फंसाकर उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे काफी ज्यादा पिला देती है। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा प्रोड्यूसर भी आ जाता है। उसके आने के बाद योरो बोलती है मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा। बाहर जाने के बाद वो चैन को वहाँ पर बुलाकर उसे ये नजारा दिखा देती है और बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो फेम के पीछे अंधी हो गई है। इतनी रात को वो किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही है। ये देखकर चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन सुजिन जब उससे मिलने आती है तो वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। सुजिन को तो पता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। इसके बाद योरू जब बीमार पड़ती है तो चैन उसकी फिक्र में उससे मिलने के लिए चला जाता है। योरू उसे फिर से पैचअप करने के लिए बोल रही होती है पर वो मना कर देता है। इसके बाद योरू को सुजिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसीलिए वो उसकी पब्लिक में इमेज ही खराब कर देती है। जिसके बाद सुजिन की हर जगह पर बदनामी हो रही होती है। इस वजह से सुजिन काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। लेकिन लिंगवे उसे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ जल्दी ही हैंडल कर लूंगी। सुजिन को इतना ज्यादा परेशान देखकर चैन को भी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों की एक फोटो को फेसबुक पर पोस्ट कर देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। योरू जैसे ही उसे पोस्ट को देखती है तो उसका गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका असिस्टेंट बोलता है लिंगवे सुजिन को बचा रही है, इसलिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद मिंग तियांग सुजिन से मिलने के लिए आती है और वो अच्छी बेस्ट फ्रेंड होने का पूरा ड्रामा कर रही होती है। योरू ने उससे जो भी सवाल पूछने के लिए बोले होते हैं वो सुजिन से पूछ लेती है। सुजिन सभी के जवाब दे रही होती है और मिंग तियांग ने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है। इसके बाद मिंग तियांग उस ऑडियो को एडिट कर योरू को भेज देती है। इसके बाद ये ऑडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और सुजिन से सभी लोग नफरत करने लग जाते हैं। इधर दुइन जो अमेरिका में किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग कर रहा होता है उसे भी ये बात पता लग जाती है, तो वो अपनी मूवी की शूटिंग को अधूरा छोड़कर सीधा चाइना के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सुजिन मिंग तियांग के पास आकर पूछती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना था। योरू ने मुझे फोर्स किया। पहले तो उसने किसी लड़के को हायर किया और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी। अगर मैंने तुम्हारा ऑडियो उसे लाकर नहीं दिया तो वो मेरी फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल देगी। श्री मिंग तियांग ने ये झूठी कहानी सुनाई थी पर सुजिन को उसकी ये कहानी सच लगती है। उसके बाद वो योरू के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताती है, लेकिन योरू को तो समझ ही नहीं आता ये क्या बोल रही है। मैंने तो बस उससे ऑडियो मांगी थी। लेकिन योरू को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि मिंग तियांग ने सुजिन को क्या कहा और वो उसे सच बता देती है कि चैन की एक्स गर्लफ्रेंड जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है वो मैं हूँ। सुनकर सुजिन को तो बड़ा झटका लगता है। योरू से बोलती है तुम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो पर चैन तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि वो आज भी मुझे ही पसंद करता है। उसके बाद वो चैन से मिलती है और उसे बोलती है तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि योरू ही तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और वो चैन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसे कभी भी पसंद नहीं करने वाला। इसलिए बोलती है मैं किसी के साथ जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो कुछ लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंक कर चले जाते हैं। वो अपनी ये सारी बातें लिंगवे को बताती है। लिंगवे उसे बोलती है अभी क्रिसमस का वेकेशन चल रहा है, तब तक तुम मेरे विला में रह लो, तो वहाँ पर तुम सेफ रहोगी, वहाँ से तुम बाहर मत निकलना। ये सुनकर वो लिंगवे के घर पर चली जाती है। वहाँ पर वो खिलौनों को देखकर सोच रही होती है इस भाई बहन, जहाँ पर वो फिगर्स को देखकर सोच रही होती है इन दोनों भाई बहन का टेस्ट तो एकदम सेम है। इसके बाद वो अपना हुलिया ठीक करने के लिए नहाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर दुइन आ जाता है। एक्चुअली में ये लिंगवे का नहीं दुइन का घर होता है। दुइन को लगता है उसके घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो डंडा उठाकर ऊपर जाता है पर वो सुचिंग को देखकर रुक जाता है। तभी सुचिंग एक डक को लेने के लिए खड़ी होती है और दुइन उसे इस हालत में देख लेता है। सुचिंग उस डक को बोल रही होती है चूफे कितना ज्यादा हैंडसम है, फिर भी मुझे वो चैन ही पसंद क्यों आया। मुझे मालूम है वो कभी मुझे पसंद नहीं करने वाला, इसलिए मेरा दिल टूट गया है। दुइन ये सुनकर बोलता है चूफे और चैन इन दोनों से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। जैसे ही वो नहाने के बाद बाहर निकलती है तो दुइन उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। वो उसके सामने भूत बनकर आ जाता है। वो तो डर की मारी उसे पीटना शुरू कर देती है।
बेचारे दुइन का मजाक तो उसी पर भारी पड़ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर लिंगवी के घर पर क्या कर रहे हो? वो बोलता ओ मैडम ये लिंगवी का नहीं बल्कि मेरा घर है। लिंगवी का घर बाजू में है। ये सुनकर वो बोलती है मुझे माफ करना, चलो मैं लिंगवी के घर पर चली जाती हूँ। पर दुइन उसे प्रोवोक कर कर वहीं पर रोक लेता है। इसके बाद वो उसे बोल रहा होता है तुम सोफे पर सोओगी। वो बोलती है दूसरे मर्दों का तो पता नहीं पर मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तुम अपनी बीमारी की वजह से मुझे टच करोगे ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर शांति से सो सकती हूँ। दुइन से बोलता है जरा अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारा फेस कितना ज्यादा अगली है, तुम्हारी बॉडी भी कुछ खास नहीं है, ऊपर से तुम्हारे ये बोब्स काफी छोटे हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं रात में तुम्हारे साथ कुछ करने आऊंगा? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ब्लैंकेट उठाने के लिए आया होता है, पर फिर वो उसे सोते हुए निहारने लग जाता है। जब वो उसे किस करने के लिए जाता है तो उसे छींक आ जाती है। अगले दिन सोचिंग देखती है यहाँ पर तो कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। ये सुनकर दुइन इंटरनेट चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है राउटर में से तो तार निकल चुकी है, इस वजह से वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे थे और वो वायर को फिर से जोड़ता नहीं है। वो बोलता है चलो हम गेम खेलते हैं। ये बोलकर वो उसे एक कीड़ा दिखाता है, उसे देखकर वो डर की मारी उसके ही गले पड़ जाती है। पर दुइन का मजाक तो फिर से उस पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि उसकी नाक से खून आने लग जाता है। अगले सीन में सुचिंग ने उसके लिए नूडल्स बनाए होते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, पर फिर भी वो उन्हें खा रहा होता है। वो बोलता है मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम तो चैन के साथ रिलेशन में ही आ गई। मैं तो चैन से इस वजह से झगड़ा भी करने वाला था, मगर अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है इसलिए सब ठीक है। सोचिंग बोलती है चैन मेरी पहुंच से काफी ज्यादा बाहर है, मैं जबरदस्ती उसकी जिंदगी में घुसी थी, मैंने उस चीज का पीछा किया जो मेरी नहीं थी, इसीलिए आज मुझे इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है। तभी दुइन को नूडल्स की वजह से वोमिटिंग आ जाती है। जब सोचिंग उसे टेस्ट करती है तो उसे भी पता चल जाता है कि उसने बहुत ही ज्यादा वाहियात नूडल बनाए थे। इसके बाद दुइन उसके साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें दुइन जानबूझकर हार रहा होता है और सोचिंग को उसका हुलिया बिगाड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे दुख को भी भूल जाती है। इसके बाद ये दोनों म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिंगवे और चैन भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंगवे चैन के साथ आ जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर चैन बिल्कुल भी जेलस नहीं होता। ये चीज सोचिंग ने भी नोटिस कर ली होती है। वो सोचती है अब तो हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट सीन में लिंगवे ने सोचिंग की जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी उन सबको हटवा दिया था और उसकी फिर से एक पॉजिटिव इमेज बनवा दी थी। नेक्स्ट सीन में स्टार मीडिया की तरफ से एक पार्टी रखी गई होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आए होते हैं। योरू जानबूझकर चैन के पास आती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। रिपोर्टर्स को देखकर चैन योरू से दूर नहीं हो पाता। दुइन भी सोचिंग के साथ इस पार्टी में आ जाता है, लेकिन सोचिंग जैसे ही योरू और चैन को साथ में देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दुइन तो गलती से अल्कोहल को जूस समझकर पी रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसे चक्कर आने लग जाते हैं तो वो गलती से लेडीज टॉयलेट में ही चला जाता है। सोचिंग को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो भी उसके पीछे आ जाती है। तो इन्हों से बोलता है मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। अगर सभी को पता चल गया कि मैं लेडीज टॉयलेट में चला गया तो सोचो जरा मेरी इमेज का क्या होगा। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर सोचिंग तो वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, पर दुइनो से रोकने के लिए उसे किस कर देता है। सोचिंग तो उसे डांटने वाली होती है, लेकिन वो देखती है दुइन ने उसे किस किया पर फिर भी उसे एलर्जी रिएक्शन नहीं आया। अभी वो दोनों सुनते हैं बाहर खड़ी लड़कियां सोचिंग की बुराइयां कर रही है। एक बोलती है पहले सोचिंग चैन की गर्लफ्रेंड थी, ये भी उसने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ही किया था। दूसरी लड़की बोलती है सोचिंग को ड्रामा में काम इसलिए मिला क्योंकि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को खुश करने के लिए बेड पर जाती है। सोचिंग तो ये सब कुछ चुपचाप सुन रही होती है, लेकिन दुइन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचिंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है और उन लड़कियों को बोलता है जरा तुम लोग अपने आप को देखो, इतनी गंदी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। इसके बाद वो सोचिंग का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा होता है। वो बोलता है देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि योरू और चैन कल की हेडलाइन में आए। कल के फ्रंट पेज पर तो बस मुझे ही होना चाहिए। नेक्स्ट डे न्यूज पे दुइन की ही बात चल रही होती है कि कल की पार्टी में लियो ने चुनसिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, क्या वो दोनों रिलेशन में हैं? लिंगवे उस न्यूज को देखकर बोलती है तुम सोचिंग की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो भाई,
क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस हेडलाइन में आना चाहता था। लिंगवे उसे बोलती है क्या मैं तुम्हें 3 साल की कोई छोटी बच्ची लगती हूँ? देखने से साफ लगता है कि तुम सूचिंग को पसंद करते हो, तो अब इस बात को तुम मान क्यों नहीं चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, डैड तुम्हारी शादी नैन्सी से ही करवाना चाहते हैं, इसीलिए तुम सूचिंग को पसंद करना बंद कर दो, वरना बाद में तकलीफ ना तुम्हें ही होगी। ये सुनकर वो बोलता है आप लोग मेरी शादी के बारे में भूल जाइए कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। इसके बाद ड्वेन सूचिंग को एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता। ड्वेन तो ड्रंक होने की वजह से पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। सूचिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ड्वेन उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ राइड पर बैठना होगा। वो छोटे बच्चों की तरह जिद करने लग जाता है, तो वो भी मान जाती है। इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ड्वेन का नशा उतर जाता है। यहाँ पर वो उसे ड्रैगन और प्रिंसेस की कहानी सुनाने लग जाता है। ड्रैगन को प्रिंसेस पसंद आ गई है, मगर ड्रैगन फिर भी उसे हमेशा परेशान करता था, क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। पर ड्रैगन के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कन्फेस कर सके। सूचिंग समझ जाती है ये तो उन दोनों की ही कहानी है। कन्फेस करने के बाद जैसे ही ड्वेन उसे किस करने के लिए आता है, तो उसे चीख आ जाती है। ट्रैक में दिखाया जाता है ड्वेन और मिस्टर वान बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन एक दिन वॉन इन्वेस्टमेंट के पैसे लेकर भाग गया था। इसके बाद ड्वेन को ही कंपनी को जवाब देना पड़ा और ड्वेन ने अपने डैड से पैसे उधार मांगकर उस इन्वेस्टमेंट की भरपाई की। इसी इंसिडेंट के बाद से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दूसरी तरफ चैन और योरू फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। योरू का बर्थडे आने वाला था, इसलिए चैन उसे बोलता है हम तुम्हारा बर्थडे पहले की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली में चैन फिर से योरू के साथ रिलेशन में इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला कि योरू को हार्ट डिजीज है और वो जल्द ही मरने वाली है। मगर अगले ही दिन उसे पता चल जाता है कि योरू ने उसे झूठ बोला था, वो कोई बीमार नहीं है। वो उसे बोलता है तुमने तो आज मुझे फिर से धोखा दे दिया, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक एक्ट्रेस हो, तुम आज भी नहीं बदली। ये बोलकर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिंगवे और ड्वेन दोनों ही अमेरिका जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। सूचिंग को जब पता चलता है कि ड्वेन अमेरिका जा रहा है और वो काफी महीनों के बाद वापस आएगा, तो ये जानकर वो उसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है, पर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। ड्वेन भी उसकी चुप्पी को समझ जाता है, इसलिए वो उसे हक कर बोलता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चैन योरू को गुड बाय कहने के लिए आया होता है। वो उसे बताता है मैं मोरोक्को में टीचर की जॉब करने के लिए जा रहा हूँ और अब मैं शायद कभी भी वापस नहीं आऊंगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ, तुम भी बहुत ज्यादा खुश रहोगी। इसके बाद सूचिंग और मिंग तियान एक ही ड्रामा में काम करती है, जिसमें मिंग तियान मेन हीरोइन होती है और सूचिंग विलेन होती है। पर लोगों को विलन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो लोग तो हीरोइन को भूल ही जाते हैं। सभी लोगों को सूचिंग का ये विलन वाला रोल इतना ज्यादा पसंद आता है कि सभी लोग उसके फैन बन जाते हैं। काफी महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सूचिंग ड्वेन को याद कर उसकी फोटोज को देख रही होती है, तभी वो उसकी एक न्यूज सुनती है। कुछ महीनों के बाद ड्वेन चाइना वापस आ जाता है। सूचिंग किसी स्टोर में ड्वेन का इनहेलर खरीदने के लिए गई होती है। दरअसल जब भी उसे ड्वेन की याद आती थी, वो इसी इनहेलर को सूंघती थी और उसे पता चलता है किसी ने सारे इनहेलर पहले ही खरीद लिए हैं और वो लड़का और कोई नहीं ड्वेन ही होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को काफी दिनों के बाद देख रहे होते हैं। सूचिंग उसे बोलती है मैंने न्यूज में देखा तुमने नैन्सी से शादी कर ली है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। वो बोलता है न्यूज में सबको झूठ बताया जा रहा है, तुम मेरी बात पर यकीन करो, मेरी कोई शादी नहीं हुई है और न ही कोई मेरा बच्चा है। लेकिन फिर भी वो नाराज होकर जा रही होती है, तभी बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों से बचाने के लिए ड्वेन एक टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहन कर आता है और उसे उन लोगों से दूर ले जाता है। सूचिंग तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, तुम तो इस कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और वो उसे सीरियस होकर बोलता है टीवी पर जो न्यूज बताई जा रही है ना, तुम उस पर यकीन मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मिंग तियान बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन गई होती है, इसलिए आज वो फिर से अपने लव को कन्फेस करने के लिए ड्वेन के पास आती है। एक्चुअली में उसे लग रहा था अब ड्वेन उसे मना नहीं कर पाएगा, पर वो उसे बोलता है अगर मैं कोई बड़ी कंपनी का सीईओ ना होता और मेरा फेस अगली होता और मेरे पास गाड़ी बंगला कार ना होती, तो क्या तब भी तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए ऐसी ही होती? वो भी बड़ी ऑनेस्टली जवाब दे देती है।
तुम अमीर हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ड्वेन बोलता है मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो। वो बोलती है अब मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। वो बोलता है अच्छा फेमस हो गई हो इसलिए अब तो मेरी कंपनी को छोड़ना चाहती हो। बड़ी सेलिब्रिटी बनने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बड़ी आसानी से कहीं पर भी काम मिल जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने के लिए तुम्हें 9 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ेगा। ये सुनकर मिंग तियान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपना ये सारा गुस्सा सूचिंग के ऊपर निकालती है उसकी इमेज को खराब करके। सूचिंग मिंग तियान का लाइव ब्रॉडकास्ट देखती है। मिंग तियान उसमें बता रही होती है सूचिंग एक छोटा सा रोल पाने के लिए गंदी हरकतें करती है। डायरेक्टर के साथ पार्टी में जाना, अक्सर के साथ सोना, अब तो उसका रोज का काम है। मैंने उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की पर वो तो मानती ही नहीं है। सूचिंग तो ये सब कुछ सुनकर रोने लग जाती है। ड्वेन जैसे ही इस वीडियो को देखता है तो वो मिंग तियान के पास आकर उसे बोलता है। ड्वेन तो ये सब देखकर मिंग तियान को आकर चाटा लगाने वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है और उसे बोलता है तुम अभी की अभी मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चली जाओ और मैं तुमसे 9 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। वो बोलती है ठीक है तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सूचिंग को चूफे के साथ ड्रामा में मेन लीड एक्ट्रेस का रोल मिल जाता है। चूफे की ग्रैंडमा को तो सूचिंग काफी ज्यादा पसंद आ गई होती है, इसलिए वो ड्वेन को बोलती है तुम हम तीनों की साथ में फोटो खींचो। ड्वेन देखता है ये ग्रैंडमा किस तरीके से चूफे और सूचिंग को जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जानबूझकर उन तीनों की काफी गंदी फोटो क्लिक करता है। अगले दिन ड्वेन ड्रामा के डायरेक्टर चूफे और सूचिंग को मिलने के लिए बुलाता है। डायरेक्टर को बोलता है जितने भी किसिंग और बेड सीन है उन सभी को हटा दो। डायरेक्टर बोलता है अगर इन्हें हटा दिया तो फिर ऑडियंस को मजा ही नहीं आएगा, लेकिन वो डायरेक्टर को बोलता है आपको इन दोनों से कोई भी किसिंग सीन नहीं करवाना है। इधर लिंग वे अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। डायरेक्टर भी उसे ऊपर से हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में चूफे और सूचिंग का किसिंग सीन चल रहा होता है, तभी वहाँ पर ड्वेन भी आ जाता है और किस सीन को देखकर भड़क रहा होता है। वो बार बार उस किस सीन को होने से रोकने की हर कोशिश कर रहा होता है। सारा क्रू से परेशान हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और लाइट ही कट कर देता है। इसके बाद सूचिंग आकर उसे समझाती है तुम कोई 2 साल के बच्चे नहीं हो, प्रोफेशनल बनो, ये सिर्फ किस सीन है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। जिसके बाद ड्वेन उसे किस करने की कोशिश करता है पर तभी उसे छींक आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो चूफे और सूचिंग का किस सीन देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे किस करना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकता, कैसी फूटी किस्मत है। इसके बाद ड्वेन को इनका कॉल आता है। एक्चुअली में अब इनकी दोस्ती फिर से हो गई थी। वो उसे बोलता है तुम्हें मिंग तियान ने काफी ज्यादा परेशान किया है ना, अब मैं उससे तुम्हारा बदला लूंगा। मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ, मगर ये लड़की सेट पर आकर कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। शूटिंग के दौरान चूफे सूचिंग को पसंद करने लग जाता है। वो उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ड्वेन टपक पड़ता है। वो सूचिंग को किसी दूसरे रूम में लेकर आ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है तो वो भी उसे बताती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो उसे सीधा हक कर लेता है। उसे छींके ना इसलिए वो अपने इनहेलर का यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उसे बोलता है मेरी ऐसी हालत है, क्या फिर भी उसके बावजूद तुम मुझे पसंद करोगी। वो बोलती है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और अनोइंग हो, मगर फिर भी तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। वो उसे पूछती है तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई। वो बोलता है बचपन में मुझे अपनी मोम से प्यार नहीं मिला, तब से ही मुझे ये बीमारी है। अगर आप सूचिंग के साथ रहने की वजह से उसकी ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। इस करने के बाद भी उसे ठीक नहीं आती। नेक्स्ट सीन में सूचिंग को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला था, पर मिंग तियान नकली वोट खरीदकर उस अवार्ड को अपने नाम कर लेती है। जब ये चीज ड्वेन देखता है तो उसे मिंग तियान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है उसने ये अवार्ड खरीदा है। वो बोलती है मुझे मालूम है और मुझे कोई खरीदा हुआ अवार्ड नहीं चाहिए, वरना ऊपर से मेरी मोम मुझ पर गुस्सा करेंगी। मैं अपनी मेहनत से ही अवार्ड को जीतूंगी, वैसे मेरी जिंदगी में तुम किसी अवार्ड से कम नहीं हो। ये सुनकर वो उसे किस करने लग जाता है। अगले दिन जब वो कंपनी में आती है
तो ड्यूइन सभी को बता देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। सूचिंग उसे बोलती है, तुम इस तरीके से ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो, हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहिए। बोलता है, मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगले सीन में ड्यूइन को पता चलता है कि वोड ने उसे फिर से धोखा दे दिया। उसने ड्यूइन के नाम के सारे शेयर अपने नाम करवा लिए थे और वो स्टार एंटरटेनमेंट का नया सीईओ बन गया था। ड्यूइन के लिए उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये जानकर तो वो पूरी तरीके से टूट ही जाता है। सूचिंग देखती है काफी ज्यादा दिन हो गए हैं पर ड्यूइन ने उससे एक बार भी बात नहीं की, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके विला में जाती है। यहाँ पर उसका सामना ड्यूइन की फियांसी नैन्सी से हो जाता है। नैन्सी उसे बताती है, ड्यूइन की अब मुझसे शादी हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर सूचिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो ड्यूइन से इस बारे में खुद बात करना चाहती थी पर ड्यूइन उससे मिलने के लिए नहीं आता। नैन्सी उसे बोलती है, ड्यूइन घर पर ही है पर वो तुम्हें देखना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। उसके जाने के तुरंत बाद ड्यूइन बाहर आ जाता है। वो बोलता है, हम दोनों ने मिलकर उसके साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। एक्चुअली मैं नैन्सी किसी और को पसंद करती थी पर इन दोनों के डैड इन दोनों की शादी करवाने के लिए इन लोगों के पीछे पड़े थे, तो ये दोनों झूठ मूठ की शादी कर लेते हैं। ड्यूइन बोलता है, शादी करने के बाद मेरे डैड मुझे पूरी जायदाद दे देंगे, ऐसे मिलते ही मैं अपनी कंपनी को बचा लूंगा। और नैन्सी को तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी। इसके बाद हमें 4 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। चूफे और सूचिंग फिर से सेम ड्रामा में काम करने वाले थे और उन दोनों की जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे, भले ही वो दोनों रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो। पर लोगों ने तो मान लिया होता है कि वो दोनों कपल हैं। के बाद सूचिंग को हॉलीवुड से एक ऑफर आता है और उस मूवी में ओरियन एंडो भी होता है। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ काम करूंगी। हॉलीवुड जाने से पहले सूचिंग को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलता है। वो इस अवार्ड को अपनी मॉम को डेडिकेट करती है। टीवी के जरिए ड्यूइन भी इस अवार्ड शो को देख रहा होता है। सूचिंग वापस आ रही होती है, तभी ड्यूइन बनी की ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाता है और उसके साथ डांस करता है क्योंकि सूचिंग उसे उदास दिखाई दे रही थी। वो उसे बोलती है, मुझे आज एक अवार्ड मिला है, मैं किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मगर अब वो इंसान मेरी जिंदगी से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद अब वो मुझे भूल ही गया होगा। ये सुनकर वो उसे हक करता है। बोलकर सूचिंग वहाँ से चली जाती है। ड्यूइन बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। इसके बाद सूचिंग अमेरिका चली जाती है अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। यहाँ पर जब वो ओरियन लैंडो को देखती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। एक्चुअली मैं ड्यूइन ने ही उसे ये मूवी दिलाई थी। उसने ही ओरियन लैंडो से कहा था कि वो सूचिंग से जाकर मिले क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। सूचिंग उसे डिनर के लिए पूछती है तो ओरियन लैंडो उसे एक हिंट देकर चला जाता है। सीन को समझने के बाद जब वो उस रेस्टोरेंट में जा रही होती है, वहाँ पर ड्यूइन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ पर चूफे आ जाता है। इस वजह से ड्यूइन उससे मिलने के लिए नहीं जाता और सूचिंग को लगता है शायद ओरियन लैंडो उसके साथ डिनर करने के लिए नहीं आने वाला क्योंकि वो बिजी है। इसके बाद सूचिंग वापस चाइना आ जाती है। चूफे उसे अपने प्यार का कन्फेशन करता है और उसे शादी के लिए पूछता है। सीन कट होता है। मिंग तियान ने एक्टिंग छोड़कर अपनी खुद की कंपनी खोल ली होती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे, मगर उसकी ये कंपनी तो घाटे में जा रही होती है। ऊपर से लोगों के बीच में उसकी इमेज भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद सूचिंग चूफे से शादी करने वाली थी। शादी में सू भी उससे मिलने के लिए आई होती है। चैन ने तो उसके लिए उसका वेडिंग ड्रेस बनाया होता है। जैसे ही ड्यूइन को इस बारे में पता लगता है तो वो भागते हुए यहाँ पर आ जाता है। वो उसे बोलता है, मैंने पास में तुम्हारे साथ काफी कुछ गलत किया है, मैंने तुम्हें दुखी किया है ना, पर मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हम लोग फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वो बोलती है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरी शादी है। बोलता है, शादी गई भाड़ में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। ये देखकर सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। एक्चुअली में दूल्हा चूफे नहीं बल्कि वही होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब चूफे ने उसे कन्फेस किया था तो सूचिंग ने उसे मना कर दिया था। अभी उसे ओरियन लैंडो का एक मैसेज रिसीव होता है और उसने उसे ड्यूइन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। वो बोलती है, मुझे लग ही रहा था कि ड्यूइन मुझसे मिलने के लिए आया था और फिर वो मुझसे मिला क्यों नहीं।
चूफे बोलता है वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है और बताता नहीं है, चलो उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। असल में ये सब कुछ जाने के बाद ड्वेन अपने ऊपर ही हंस रहा होता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इधर लिंगवे ने किसी और लड़की से शादी कर ली होती है और उसकी एक 3 साल की बेटी भी होती है। वो उनके साथ अमेरिका में होती है। लिंगवे सोचिंग और अपने भाई को शादी की बधाई देती है और बोलती है जल्दी तुम्हें हमें एक वारिस देना होगा, वरना डैड तुम्हें अपनी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।